हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र जौहरी। मैं आज के सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर हेनरी फ्यूल द्वारा क्रिएट किए गए जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके 14 प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मिस्टर हेनरी एक मैकेनिकल साइंटिस्ट है, परंतु उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा, उसके बेस पर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल क्रिएट किए। उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और उसका पहला प्रिंसिपल था जो फ्यूल्स ने बनाया, वो बनाया है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, हमने जैसे बोला कि प्रिंसिपल्स हमको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। वे फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो इन ऑल सर्कमस्टेंसेस यूटिलाइज होते हैं, डायनेमिक होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। इसलिए ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। मिस्टर फ्यूल ने भी अपना जो पहला प्रिंसिपल्स बनाया, डिवीजन ऑफ वर्क बनाया, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट लिया कि यदि हम वर्क को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट पर्सन, राइट वर्क टू राइट पर्सन, राइट जॉब टू राइट पर्सन, सही व्यक्ति को सही जॉब अगर हम प्रोवाइड करेंगे और वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वर्क डिवीजन करने से टाइम भी सेव होगा, काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हमारे ऑब्जेक्ट को इजीली अचीव कर पाएंगे और वर्करों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगा, और जो वर्क है वो प्रॉपर एफिशिएंसी से होगा। बिकॉज जिसका जो काम है, जिसके पास जो स्किल्स है, अगर वो उस स्किल्स का यूज करेगा तो वो उस वर्क को ज़्यादा अच्छे से फुलफिल कर पाएगा। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उस वर्क का नॉलेज नहीं है, उसको अगर कोई वर्क प्रोवाइड कर देंगे, कोई वर्क असाइन करेंगे, तो वो उतना बेटर एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएगा, उसको विद इफेक्टिवनेस वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर राइट पर्सन को राइट जॉब प्रोवाइड करेंगे, जिसकी जो स्किल्स है, जिसका जो नॉलेज है, उसके रिगार्डिंग अगर हम उसको वर्क प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बेटर टू बेटर होगा और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए पहला प्रिंसिपल्स बनाया गया डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड है डिसिप्लिन। इन ईच प्लेसेस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। किसी भी मैनेजमेंट की सफलता, उसकी सक्सेस उसके डिसिप्लिनरी सिस्टम में, या डिसिप्लिन का मतलब है कि टाइमली वर्क कंप्लीट हो, विद सिस्टमेटिक, जो आपने जिस तरीके से उसको प्लान वर्क प्रोवाइड किया, उसके रिगार्डिंग आपको उसके रिजल्ट्स मिले, जो आपका टारगेट है उसके रिगार्डिंग वर्क हो, लो कॉस्ट वर्क हो, वर्कर्स अपनी विथ फुल एफिशिएंसी वर्क कर सके। अगर आपने जो आप टारगेट डिसाइड किए गए, उन टारगेट के रिगार्डिंग अगर आप अपना ऑब्जेक्ट अचीव कर पा रहे हैं, मतलब हमारा डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है। वर्करों के बीच में कोऑर्डिनेशंस बना रहा है, टॉप टू लोअर लेवल के बीच में कम्युनिकेशंस बना रहे हैं, प्रॉपर फीडबैक मिले, ऐसा उसको कहेंगे कि वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन है। और फ्यूल्स का मानना था कि विदाउट डिसिप्लिन हम किसी भी वर्क की सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिस्टर फ्यूल्स का कहना था कि कोई भी वर्क करते समय मिस्टर फ्यूल जानते थे कि किसी काम को करने के लिए किसी पर्सन के पास अथॉरिटी भी होना चाहिए। अगर वर्कर्स को अथॉरिटी मिल जाएगी तो वो इंटरनल मोटिवेट होकर काम करेगा, और वो मोटिवेट होकर काम करेगा तो साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बियर करेगा। अगर आप किसी वर्कर्स को कोई जॉब असाइन कर रहे हैं, कोई टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ
आप उसको अथॉरिटी और इनबैलेंस लाइबिलिटीज भी प्रोवाइड करें। बैलेंस, जितनी अथॉरिटी उतनी ही लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाएगी तो वर्कर काम नहीं करेगा, काम करने से डरेगा। अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी तो वर्कर इनडिसिप्लिन हो सकता है। तो इनमें बैलेंस होना चाहिए। तो वर्कर्स को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटीज दोनों प्रोवाइड की जाए, बट बैलेंस में, जिससे वो मोटिवेट हो वर्क करने के लिए। उसमें एक इंटरनल एनकरेजमेंट डेवलप हो और वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। यूनिटी ऑफ कमांड, एक सिंगल बॉस सबको डायरेक्शन दे, एक सिंगल बॉस सबको ऑर्डर प्रोवाइड करे, सबके ऊपर एक सिंगल बॉस का कंट्रोल होना चाहिए। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, उन सबको कॉमन डायरेक्शन अगर आप देंगे और सिंगल एक पर्सन देगा तो कंट्रोल बेटर मैनेज होगा, डिसिप्लिन पे मेंटेन होगा, डिस्टर्बेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, एक सिंगल बॉस सबको डायरेक्शन दे रहा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्लेस पे सभी वर्करों को एक साथ आप जब डायरेक्शन देंगे, उनको गाइडेंस देंगे, उनको वर्क ट्रेनिंग देंगे, उनको डेवलपमेंट ट्रेनिंग देंगे, तो वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस कहलाएगा। और जब सबको एक साथ सेम वे में जब आप गाइड करेंगे, जब वर्क एक्सप्लेन करेंगे, तो ऑब्वियसली सिमिलरिटी ऑफ वर्क आपको मिलेगी, एक जैसा काम सब करेंगे और उससे आपका रिजल्ट्स भी आपको प्रॉपर मिलेगा। ईच पर्सन्स, ईच वर्कर्स, ईच मैनेजर्स अपनी पर्टिकुलर एफिशिएंसी का यूज करेगा, अपनी स्किल्स एबिलिटी का प्रॉपर यूज कर पाएगा अगर सेम डायरेक्शन इन पर्टिकुलर प्लेस इन पर्टिकुलर टाइम पे ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ दिया जाएगा और एक सिंगल बॉस के द्वारा होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यही है कि कमांड्स का मतलब है कि सबको एक साथ कमांड करना, डायरेक्शंस का मतलब है कि सबको एक साथ गाइड करना। ऑर्डर एक साथ देंगे, एक व्यक्ति देगा, डायरेक्शन एक साथ देंगे सबको एक बार में। हो सकता है कि डायरेक्शन गाइड तो एक ही व्यक्ति कर रहा है, कमांड एक ही व्यक्ति कर रहा है, सिंगल बॉस है, पर वो हर पर्टिकुलर पर्सन को अलग अलग अगर इंपॉर्टेंस देगा तो फिर प्रॉपर वे में वर्क नहीं होगा। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को इंडिविजुअली एनकरेज करने के बजाय सारे एम्प्लॉइज को कॉमनली मोटिवेट करना, कॉमनली एनकरेज करना, उनको कॉमनली सपोर्ट करना। किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर वर्कर्स को आप प्रमोट करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वर्करों के बीच में एक कहना चाहिए मैनेजमेंट के प्रति डिस्टर्बेंस डेवलप होगा, डिस्प्यूट क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन आप कॉमन ऑब्जेक्ट लेकर काम करेंगे, कॉमन एनकरेजमेंट देंगे, कॉमन मोटिवेशंस करेंगे, सबको सिमिलर बिहेवियर सबके साथ आपका रहेगा, ऑब्वियसली वहां पर वर्क अच्छा होगा, आपको सक्सेस, रेशियो ऑफ सक्सेस हाई होगा। दैट इज द फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि आपको इंडिविजुअल पर्सन के इंटरेस्ट के बजाय कॉमनली ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, उनके सबके कॉमन बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर काम करना है। रेम्युनरेशन एम्प्लॉइज, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आप अपने एम्प्लॉइज को टाइम पर सैलरी दें, प्रॉपर वेजेस दें, प्रॉपर लेबर दें, उनको कंपनसेशन दें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। कई बार कई कंपनियां प्रॉफिट पे शेयर देती हैं, डिविडेंड्स के रूप में उनको बेनिफिट्स देती हैं। अगर उनको लाइफ मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उनको जॉब बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटीज प्रोवाइड करें। कई अलग कंपनियां होती हैं जो अपने वर्करों को सो मेनी टाइप्स ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आप अगर प्रॉपर सैलरी, मतलब यहाँ पर ये है
कि जिसकी जो स्किल्स है, जिसकी जो एबिलिटी है, जिसकी जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी जितनी है, जिसकी जितनी लायबिलिटीज, उसके रिगार्डिंग उसकी सैलरी होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग उसका रेम्युनरेशन होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग उसको पे किया जाना चाहिए और टाइम पे प्रॉपरली उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ज्यादातर जितनी बड़ी कंपनी होती है, जितना बड़ा बिजनेस क्राइटेरिया होगा, जितना बड़ा आपका ग्रुप ऑफ पर्संस होगा, उतना आपका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना जरूरी होगा। स्मॉल बिजनेस सेंट्रलाइज बिजनेस हो सकता है या लिमिटेड डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वर्किंग प्रोसेस है, हमारी जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसको हम डिसेंट्रलाइज कर दें टॉप टू लोअर लेवल तक, वर्क को असाइन करें, हेड टू सबऑर्डिनेट वर्क करें, सारा इंडिविजुअल ना हो, डिसीजन पावर डिस्ट्रीब्यूट करें, अथॉरिटी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करें, हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल लायबिलिटीज हो, हर डिपार्टमेंट के पास अपना इंडिविजुअल डिसीजन पावर हो, जिससे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होने से वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइम से होगा, वर्क बेटर टू बेटर होगा, लीडरशिप डेवलप होगी, हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेटर दे पाएगा। ये डिपेंड करता है डिसेंट्रलाइजेशन पे, पर ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी लॉस क्रिएट कर देता है या आपको अनसक्सेस को बढ़ा सकता है या आपकी जो मैनेजरियल फेलियर्स को बढ़ा सकता है। ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, जहां जरूरत है वहां डिसेंट्रलाइजेशन करें और जहां रिक्वायरमेंट हो वहां सेंट्रलाइजेशन। मतलब कुछ जो मेन पावर होते हैं, डिसीजंस पावर होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाने के पावर्स होते हैं, कंट्रोलिंग पावर्स हैं, वो सेंट्रलाइज होना चाहिए और वर्किंग पावर जो है, वर्क प्लेस के पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो इस तरीके से उसके बेनिफिट्स मैनेजमेंट्स को मिल सकते हैं। स्केलर चेन सिस्टम, स्केलर चेन सिस्टम फेवल्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बिकॉज फेवल्स ने इसमें यह समझाने का प्रयास किया कि कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। आप टॉप टू लोअर तक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोअर से टॉप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट टॉप लोअर से या लोअर डायरेक्ट टॉप से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, बल्कि मीडिएटर के थ्रू कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे इसमें एक स्केलर चेन में बताया कि अगर ए को कोई कम्युनिकेशन करना है तो उसको बी फिर सी डी इस तरीके से जाएगा और नीचे तक आएगा, इधर से नीचे तक आएगा। मतलब कोई सीधे ए एच से बात नहीं कर सकता या ए आई से बात नहीं कर सकता, ये डिफरेंस होगा। लेकिन कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस अगर ऐसे होते हैं तो एफ और जी आपस में कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसको हम गैंग प्लांक नाम देते हैं। गैंग प्लांक के अंतर्गत कोई बीच में अपना डायरेक्ट कम्युनिकेशन वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट कर सकता है, मे बी पॉसिबल अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होती है तो। बट इसके लिए उन दोनों को इस बात का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है कि वो जिस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे हेड डिपार्टमेंट को भी मालूम है। तो इस कंडीशन में भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसको गैंग प्लान नाम दिया गया है। तो स्केलर चेन में टॉप टू लोअर, लोअर से टॉप तक का कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। ईच डिपार्टमेंट मीडिएटर टू मीडिएटर अपने इंफॉर्मेशन या फीडबैक को ऊपर तक पहुंचाए और ऊपर से नीचे तक उनको ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर वे में मिले। और अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है या कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं तो आपस में डायरेक्ट भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कर सकते हैं। इसको हम गैंग प्लान नाम देते हैं। इसके बाद आता है कुछ स्पेसिफिक दिए जैसे ऑर्डर, इक्विटी। या ऑर्डर का मतलब होता है कि जो आप मेन, मटेरियल, मनी, वर्किंग प्लेस, all type of resources in particular place पे in one time with together available हो। यहाँ एक ही प्लेस पर आपको वर्कर और वर्कर के लिए यूटिलाइज मशीनरी, यूटिलाइज रिसोर्सेस, मटेरियल्स सब वहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे इन वन टाइम अवेलेबल होना चाहिए।
तो हम उसको डायरेक्शन ऑर्डर का नाम देंगे। मतलब इनका ये कहना था कि जो भी आप ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी वर्क असाइन कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्लेस पे विद मेन मटेरियल एंड मनी एंड कैपिटल, सारी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे वन टाइम एक साथ अवेलेबल हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब है एक जैसा बिहेवियर, सारे हमारे जो वर्कर्स हैं उन सबके साथ मैनेजमेंट्स का जो बिहेवियर होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। नॉट अ सिंगल पर्सन इंडिविजुअली प्रमोट एक्स्ट्रा, उसको बेनिफिट्स देके प्रमोट करें और दूसरे को हम डिनाइट करें या दूसरे को हम नोटिस ना करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमको कॉमन फीलिंग के साथ काम करना है, सभी वर्कर्स के साथ सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर टाइप का व्यवहार करना है और एक जैसी बेनिफिट्स उन सबको प्रोवाइड करना है, सबको एक साथ मोटिवेट एनकरेज करना है और सभी के लिए सेम सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस में वर्क करने के लिए बेटर वर्किंग एटमॉस्फेयर डेवलप करना है। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। आपके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो एम्प्लॉय जब तक ईमानदारी से काम करेगा, जब तक उसको इस बात की गारंटी रहेगी कि उसकी जॉब सिक्योर्ड है, उसको प्रॉपर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको प्रॉपर सपोर्ट है, उसकी इमेज है, उसके साथ इक्विटी बिहेवियर है। अगर कोई एम्प्लॉइज और जो एम्प्लॉइज है उसको वो काम असाइन किया गया है जो उसमें एबिलिटी है, उसकी स्किल्स के रिगार्डिंग उसको काम दिया गया है, अर्थात आपके पास जो पर्सन काम कर रहा है उस वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करना, वो लॉन्ग टर्म आपके पास वर्क कर सके, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, उसको ये फैथ दिलाना कि वो आपके लिए पर्सनली ना होकर आपकी पूरी फर्म का एक कॉमन पर्सन है, इस कंडीशंस में वो आपके पास टिका रहेगा। फ्यूल्स का कहना था कि वर्कर्स को एक फैमिलियर मेंबर्स बना के रखें, वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी दें, उसको सैलरी सिक्योरिटी दें, उसके फैमिलियर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। जब आप किसी वर्कर को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वो पूरी ईमानदारी के साथ आपके पास वर्क करेगा। इनिशिएटिव्स मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इन एट प्रेजेंट सो मेनी कंपनी अपने वर्कर्स के सजेशंस लेती है, अपने वर्कर्स से गाइडेंस लेती है, अपने वर्कर्स की ओपिनियन को लेती है, अपने वर्कर्स से पूछती है, उनको मैनेजरियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करती है और उनके सजेशन जो बेटर सजेशन होते हैं उनको कंपनी अपने जो मैनेजरियल प्लानिंग्स होती है उसमें इन्वॉल्व भी करती है। तो यदि कोई वर्कर्स आपको प्रॉपर किसी प्रकार का कोई ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा है, कोई सजेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको इनिशिएटिव ले, उसके ऊपर प्रॉपर नोटिस करें, उनको प्रमोट करें, उनको एनकरेज करें कि वो बेटर टू बेटर हमको सजेशन दे सके। उनके पास अगर कोई नया इनोवेशन है, उनके माइंड में अगर कोई न्यू क्रिएटिविटी है तो वो हमें बताएं और हम उसका अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर सकें, बिजनेस ग्रोथ में उसका बेनिफिट ले सकें। इसलिए उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, वर्करों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उनको भी एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देकर उनके ओपिनियंस को लेना चाहिए। स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है वर्करों के बीच में यूनिटी ऑफ स्पिरिट डेवलप करना, कोऑपरेशन डेवलप करना, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, वर्कर प्रॉपर स्मूथली कोऑर्डिनेट होकर वर्क कर सकें, उनके बीच में एक यूनिटी बनी रहे, ग्रुप एफर्ट से काम करें, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी हम अचीव कर सकते हैं जब वो ग्रुप एफर्ट से किया गया हो, और ग्रुप एफर्ट से अगर कोई वर्क किया जाता है तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, सक्सेस रेशियो ज़्यादा होता है, और ये तभी संभव है जब यूनिटी ऑफ स्पिरिट विद इन अ वर्कर डेवलप होगी,
वर्करों के बीच में अगर यूनिटी ऑफ स्पिरिट डेवलप होगी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, वे मिलकर काम कर सकेंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे उनके बीच में एक बेटर बिहेवियर डेवलप होगा, ऑब्वियसली एक बेटर रिलेशन डेवलप होगा, ऑब्वियसली आपका मैनेजरियल एक्टिविटीज प्रॉपर वर्क करेगी और आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, जो आपके एम है, वो आप अचीव कर पाएंगे।